अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। अच्छा, आज कहानी सुनाने से पहले ही मैं एक बात करना चाहूँगा। मेरा दिल करता है कि जब आप लोग अपनी कहानी सुना रहे होते हैं तो एंड में आपकी कोई एक लाइन, आपका कोई एक जुमला, चाहे वो आप स्टोरी के मुतालिक बताएं, ऑफ कैमरा स्टोरी के मुतालिक हो, कोई भी बात जो आप करना चाहते हैं, तो आप एंड पे जब स्टोरी रिकॉर्ड कर लें पूरी या लिख के भेज दें तो एक छोटे से 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड तक, इससे ज़्यादा नहीं, बोरिंग हो जाएगा, आप कोई छोटा सा वॉइस मैसेज अगर आप रिकॉर्ड करवाएंगे तो वो आप मुझे अलग से अगर करवा देंगे, ऊपर आप पहले बता दें जी अगला जो वॉइस मैसेज है ये आप बेशक चला सकते हैं, और उसके बाद 10 से लेकर 30 सेकंड तक आपका वॉइस मैसेज क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई और सारे सुनने वालों के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ या ये कहनी चाह रही हूँ, वो कुछ भी आप कहना चाहें आगे बोल दें, यानी सलाम करें और उसके बाद जी जो मैंने आज की कहानी सुनाई उसमें ये वाली बात ये है, यूँ है, मेरे ऊपर ये जो गुजरा ये यूँ है, या ऑफ कैमरा स्टोरी मुझे कितनी अच्छी लगती है, कोई भी बात आप करना चाहें तो आपकी वॉइस भी मैं चला सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी वॉइस को ना चलाया जाए तो आप ना भेजें। जिस तरह आज मैंने कहानी सुनी, 1 घंटा की कहानी है जो मुझे आज भेजी गई, तो मेरी ख्वाहिश थी इस कहानी में से मैं चंद जुमले आपको सुनाऊं। पहले भी जिस तरह मैंने आपको सुनाए हैं खुद से बगैर परमिशन के, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने पूछा नहीं होता, तो खुद से ऐसे सुना देना अच्छा नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका क्लिप कोई छोटा सा वॉइस का मैं कहानी के एंड में सुना दूं, आपने इनकी कहानी सुन ली, आइए एक छोटी सी इनकी आवाज़ भी सुनते हैं, तो वो मैं प्ले करके सुना दूंगा। उसके लिए आप अलग से पहले एक छोटा मैसेज मुझे करेंगे जी, ये जो अब आखिर में एक मैसेज है ये आप चला सकते हैं, और उसके बाद फिर नया एक मैसेज आप रिकॉर्ड करेंगे। क्या आप उसमें बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम सुनने वालों सबको, मज़हर भाई आपको भी, मैं ये कहनी चाहती हूँ या ये कहना चाहता हूँ, आगे जो भी बोलना चाहें आप बोल दें, वो एज इट इज़ मैं उसमें चला दूँगा। लेकिन उसके भी आखिर में आपने लफ्ज़ STORY लाजमी लिखना है। जो वॉइस मैसेज नहीं भेजते, लिख के भेजते हैं, कि सी बात है, उनका तो वॉइस मैसेज नहीं होगा, तो मैं वैसे ही उनका बता दूँगा। तो जिस तरह मैंने कहा कि मैंने आज जो कहानी 1 घंटे की भेजी गई है, उस 1 घंटे को जब इंसान कहानी सुना रहा होता है तो उसकी फीलिंग्स होती हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनको मैं लफ्ज़ों में ढाल लेता हूँ, उसका सीक्वेंस बनाता हूँ। जिस तरह इन्होंने लिखा, रात के तकरीबन 12-1 बजे मैं कहानी लाइट ऑफ करके हेडफोन कानों में लगा के पूरा माहौल बना के मैं सुनती हूँ। गूज़बम यानी रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं, डर भी लगता है, मज़ा भी आता है, और बाज़ औक़ात नींद भी आ जाती है। बहुत सारे लोग ऑफ कैमरा स्टोरी के बारे में जो फीडबैक देते हैं, मेरी ख्वाहिश होती है मैं आपका फीडबैक चलाऊँ, तो उसके लिए भी अगर आप छोटा वॉइस मैसेज बना देंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं चला दूँगा। जिनकी कहानी है उनको मैंने मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने पढ़ा और मैंने तकरीबन 1:15 बजे रात को, लेट हो गया आज, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम अज़हर भाई क्या हाल है, अभी आपकी कहानी ही सुननी, तो फ़लाँ तो मैंने जब दोबारा मैसेज किया तो वो तकरीबन 1:45 बजे हैं, मैं इस वक्त 2:30 बजे रिकॉर्ड करने लगा हूँ। मैंने उनसे पूछना यही था, क्या इस कहानी में आपका नाम मैं रियल लूँ या फ़र्ज़ी लूँ। तो हो सकता है इस कहानी के मैं 2 हिस्से बनाऊँ, क्योंकि एक कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, घर जो पूरा जिनात से भरा हुआ है, और इस कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वो 1 घंटा तो उन्होंने सुनाई है, उसको जब मैं सीक्वेंस बनाऊंगा तो वो तो लंबी हो जाएगी। तो जो दूसरा हिस्सा है वो उनकी ज़िंदगी, उसकी शुरुआत इस तरह होती है शादी करके, वहाँ पे जिनात, जादू और इस तरह की चीज़ें, शोहर क्या है, वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। दोनों एक खौफनाक कहानी है। तो मैं आज इसका पार्ट 1 सुनाता हूँ, कोशिश करूँगा कल इसी का एज इट इज़ पार्ट 2 सुनाऊँ। नाम आज उनका फ़िलहाल मैं फ़र्ज़ी नादिया रखने लगा हूँ। नादिया ने कहा, आपने पहले भी एक कहानी सुनाई है, मरगज़ार लाहौर में एक इलाका है। उन्होंने कहा बिल्कुल वो आपने सही कहानी सुनाई है, जब हम वहाँ पे रहते थे तो 2-3 घर ऐसे मशहूर थे जहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते थे। फिर उन्होंने वो कहानी भी कोट की जिसमें एक खातून टेरेस पे बैठी होती हैं और कोई एक चुड़ैल टाइप उनके सामने आके खड़ी हो जाती है, जिसमें वो औरत उनके अंगूठे को काट भी लेती हैं। तो इस तरह के वो कहते हैं घर वहाँ पे थे। मरगुजार से पहले पूरी उन्होंने जो कहानी भेजी है, गुलशन रावी में लाहौर में उनकी रिहाइश थी, वहाँ पे क्या हुआ वो आज की कहानी का हिस्सा है। लेकिन पहला एक छोटा सा उन्होंने वाक़या सुनाया है दूसरे घर का, अगला तो पूरा सीक्वेंस है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो कहती है, मैं
दूसरे घर में हम शिफ्ट हो चुके थे मरगुजार, वहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया। स्कूल था, उसके अंदर मैं पढ़ाने जाती थी, लेकिन वो एक ऐसी जॉब थी जो बहुत मुझे टफ़ लगती थी। सुबह से जाना, 1:30 बजे 1 बजे छुट्टी होती है, निकलते निकलते 3 साढ़े 3 बजे बज जाते थे, कोई छुट्टी नहीं, रेस्ट नहीं, और शाम को फिर एकेडमी उनकी होती थी, एकेडमी में भी जाके पढ़ाना होता था। तो टफ़ जॉब बन गई थी। वो कहती हैं कि गर्मियों की ही एक दिन था, छुट्टी हुई वही रूटीन की, निकलते निकलते तकरीबन 3 बज गए। 1 बजे छुट्टी हुई, 12:30 या 1 बजे, निकलते निकलते 3 बज गए। गर्मी बहुत शदीद थी और मैं यही सोच रही थी कि बस यार इस नौकरी को छोड़ देना है, मैं कहाँ फंस गई हूँ, इतनी टफ़ जॉब, ना कोई अपॉर्चुनिटी, ना कोई रेस्ट, फलां फलां फलां, इस तरह के ख्यालात के साथ चलती चलती मैं बाहर खुली सी एक जो गली थी उसके अंदर पहुँच गई। मैं अपने ख्यालों में गुम इस तरह चलती हुई आ रही थी। तपती धूप थी, पूरी गली के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। गर्मियों की जब शदीद 2-3 बजे गर्मी पड़ी होती है जून जुलाई के अंदर, तो वाकई सन्नाटा सा छा जाता होता है। इक्का दुक्का कोई मजबूरी के तहत घूम फिर रहा हो तो आपको नजर आएगा, वरना चिरिंद परिंद, इंसान, हैवान सब छांव के नीचे बैठे सांस ले रहे होते हैं। सांस नहीं आ रही होती, शदीद गर्मी, शिद्दत का एहसास होता है। अकेली मैं उस गली से चलती हुई आ रही, अपने ख्यालों में बिल्कुल अपने ख्यालों में गुम, कि एकदम मुझे ऐसा लगा जैसे शैडो, एक साया, किसी परिंदे के परों का साया मेरे ऊपर ऐसे पड़ा है। और मेरी आंख पड़ी तो ऐसे लगा एक बहुत गहरा साया है जो तकरीबन गली के 3-4 फुट इधर भी जा रहा है, गली के 3-4 फुट इधर भी जा रहा है, और मेरे जिस्म के ऊपर से गुजरता हुआ आगे की तरफ चला गया है। चील, कौवा या कोई भी ऐसा परिंदा ऊंचाई पे उड़ रहा हो तो उसका शैडो नीचे नहीं आता। उस सूरत में उसका शैडो ज़मीन पे आ सकता है जब उसकी परवाज़ बिल्कुल नीचे हो, तब उसका साया आएगा। और जब किसी परिंदे की परवाज़ बिल्कुल नीचे होती है तो आप उसके परों की फड़फड़ाहट को सुन सकते हैं, वो आपकी आंखों के सामने गुजरता भी है। लेकिन ये एक ऐसा परिंदा था जो इतना बड़ा था, जो कहती है मैंने ज़िंदगी में इससे पहले इतना बड़ा शैडो नहीं देखा, जो दोनों साइडों में इस तरह फैल गया कि पूरी गली के अंदर उसका शैडो था। पूरी गली से शैडो का मुराद ये है कि उस परिंदे के पर तकरीबन एक कमरे से भी ज़्यादा बड़े हैं। एक खुली गली जो होती है, उस पूरी गली में अगर उसके पर फैल गए हैं तो वो कितना बड़ा परिंदा नुमा था। वो पर परिंदे की तरह नहीं थे, लेकिन ऐसा छाया था, शैडो ऐसे थे जैसे उसने पर फैलाए हुए हों। और वो जैसे ही उसके ऊपर से गुजरा, उसको सामने तक नजर आया, तो कहती है 1 सेकंड भी नहीं गुजरा, मैंने फौरी तौर पे ऊपर की तरफ देखा, उस बड़ी बला को, परिंदे को देखने के लिए जिसके पर इतने बड़े हैं कि गली के अंदर उसका साया फैल गया है, कि या अल्लाह ये क्या मखलूक है जिसने मुझे मेरे ख्यालों से निकाल के खौफ में मुब्तला कर दिया कि कोई इतनी बड़ी चीज़। और मैंने जैसे ही ऊपर देखा, ऊपर कुछ भी नहीं था। अभी एक शॉर्ट टाइम है कि एक इतने बड़े परिंदे का इस तरह आना, उसकी फड़फड़ाहट का भी ना सुनाई देना। परिंदा, कौवा भी आपके करीब से गुजरे तो पता लगता है कि कोई परिंदा उड़ता हुआ गया है। और इतना बड़ा परिंदा जिसके इतने बड़े पर हैं कि एक कमरे से भी बड़े, और वो आपके ऊपर से गुजरे और अभी गुजर ही रहा है, सामने तक आपको नजर आया, गुम नहीं हुआ, कहती है सामने तक नजर आया कि ये सामने है, तो उसको ऊपर होना चाहिए। अगर कोई परिंदा है जिसके सामने मैं शैडो देख रही हूँ, ऊपर देखा तो ऊपर कोई भी नहीं है। मेरा एक प्रोग्राम है अमेरिका में, मैंने इन्वेस्टिगेशन की थी। ये वो प्रोग्राम है जिसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए मैं बाकायदा, मुझे किस चीज़ ने उठा के ज़मीन पे पटक दिया था, कैमरा पहले गिर गया था, उसके बाद मैं गिर गया था, और वहीं पे एक बहुत बड़ा परिंदा नुमा कोई फरिश्ता था, या उसको मैंने टाइटल भी ये लिखा था, उड़ने वाला फरिश्ता या कोई परिंदा। तो वो इतना बड़ा था जिस तरह वो बता रही हैं, जितने बड़े पर वो बता रही हैं, वो भी एक कमरे से भी बड़ा परिंदा था जिसको मैंने सामने उड़ते हुए देखा था और कैमरे ने उसको रिकॉर्ड भी किया था। तो क्या ये फरिश्ता होता है? नहीं, ये जिन ही होता है, उड़ने वाला जिन। तो उस वक्त जो अगर कोई परिंदा होता तो उसका एक तो इतने बड़े पर नहीं हो सकते, और ऊपर फ़ौरन देखने के जिसका साया सामने पड़ रहा है तो उनको नज़र भी आता, तो वो परिंदा नहीं था। कहती हैं पहला वाक़या था जो मेरे साथ हुआ। लेकिन जिस घर में हम इससे पहले रहते थे, मरगुजार के घर से पहले, वो था गुलशन रावी का हमारा घर।
एक बहुत बड़ा एल शेप का बना हुआ घर, बहुत ही पुराना घर। एक ऐसा घर था, नादिया कहती हैं जब मैंने आंख खोली तो मेरे माँ बाप तो इस राज से पहले से वाकिफ़ थे, लेकिन जब मैंने आंख खोली, समझ बूझ आई, तो मुझे भी एहसास हो गया कि इस घर में बहुत सारी मखलूक़ात मौजूद है। नीचे वाला पोर्शन हम खुद रहते थे और ऊपर वाला पोर्शन हमने किराए पे दे रखा था। वक्त अच्छा गुजर रहा था, हंसी खुशी हम सब वक्त गुजार रहे थे। ऊपर वालों के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे कि ऊपर वालों के साथ वाक़यात होने शुरू हुए। ऊपर वाली जो आंटी थी एक दिन नीचे अम्मी के पास आई और आके कहीं, क्योंकि ये बातें शायद उनकी वालदा को तो नादिया की जो वालदा थी पता थी, लेकिन नादिया के सामने ये बातें पहली दफ़ा हो रही थी। ऊपर वाली आंटी नीचे आई और उन्होंने कहा आपसे बात करनी है। नादिया की अम्मी ने कहा बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा ऊपर बहुत मामलात ख़राब हो रहे हैं। नादिया की वालदा बोली मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका। उन्होंने कहा शुरू शुरू में ऐसा होता था कि मैं कोई चीज़ रखती थी तो चीज़ मुझे नहीं मिलती थी। मिसाल के तौर पे मैंने फल उठाए हैं और फल उठा के एक जगह पे रख दिया है कि इसको धो के अभी रखती हूँ यहाँ पे वापस, मैं छोटा सा ये काम कर लूँ। घर में कोई भी नहीं है, फल वहीं पे रखा हुआ है, मैं अपना छोटा सा काम करके वापस आई हूँ, फल उसी जगह से उठाने लगी हूँ जहाँ से मैंने धोने के लिए उठाना था, तो देखा फल वहाँ पे नहीं है। केला, सेब, अमरूद जिस तरह फल होते हैं। मैं हैरान हुई, या अल्लाह फल कहाँ गया। मैं ढूंढती रही तो मुझे ये लगा कोई बिल्ली, कोई जानवर आया अंदर, ये क्या हुआ है क्या हुआ है। अमूमन आपका ध्यान इस तरफ जाता है कि कोई जानवर, चूहा, बिल्ली या नीचे गिर गया है, ये क्या हुआ है। तो मैं नीचे भी देखती रही, इधर उधर देखती रही, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया होगा। उस तरफ मैंने तवज्जो नहीं थी। बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने कुछ चाबियाँ थीं वो एक जगह पर रखी और उसी वक्त रख के मैं एक छोटा सा इसी तरह का काम करने के लिए गई, वापस आई तो चाबियाँ उस जगह पे नहीं थी। या अल्लाह, चाबियाँ कहाँ गई। यहीं पे रखी थी। सारा घर छान मारा, चाबियाँ ना मिली। वापस उसी जगह पे आई जहाँ पे चाबियाँ रखी थी, तो देखा चाबियाँ उसी जगह पे मौजूद हैं। अब मुझे हैरत हुई कैसे पॉसिबल है, चाबियाँ तो मैंने यहाँ पे देखी थी, चाबियाँ मुझे नज़र नहीं आई थी, मैंने सारा घर छान मारा, तो चाबियाँ यहाँ से कैसे मिल गई। खैर मैंने फिर भी तवज्जो नहीं दी, मैं बिजी हो गई अपने कामों में, वक्त गुजरता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद एक वाक़या हुआ। फिर एक चीज़ इस तरह की, मैंने बर्तन था वो एक जगह पे रखा और जब ढूंढने के लिए गई तो उस जगह पे बर्तन नहीं था। मैं झंझना सी गई, मैंने कहा क्या हो रहा है, बर्तन यहीं पे रखा था, बर्तन क्यों नहीं मिल रहा। काफ़ी कोशिश की, बर्तन नहीं मिला। मेरे दिमाग में ये है कि यहीं पे दोबारा आऊँगी तो मिलेगा, और जैसे ही मैं वहीं पे उस जगह पे आई तो फिर नहीं पड़ा हुआ। मैं कह रही हूँ नहीं, मैं तो यही सोच रही थी जिस तरह चाबी के साथ हुआ था, ये भी यहीं पे पड़ा हुआ मिलेगा। मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई, बर्तन नहीं मिला। एक पूरा दिन गुजर गया। अगले दिन ऐसे ही वहाँ से गुजर हुआ तो मेरी निगाह पड़ी, बर्तन जिस जगह पे रखा था उसी जगह पे ही रखा हुआ था। अब घर में जितने भी फ़र्द थे, किसी का भी उस बर्तन से कोई काम नहीं था। फिर भी मैंने सबसे तसल्ली के लिए पूछा ये बर्तन आपने उठाया था। सबने कहा नहीं, हमारा क्या काम होता तो हम आपसे कह देते। वो कहती हैं मैंने फिर भी तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि एक दिन अंडे रखे हुए थे, मैंने देखा घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, अंडे उठाने के लिए गई हूँ, तो मैं हैरत में उस वक्त मुब्तला हो गई हूँ कि सारे के सारे अंडे टूटे हुए थे। अब ये बाज़ाहिर तो एक आम सी बात है, किसी से टूट गए हैं, कोई छुपा किसी टूट गए हैं, उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन सारे के सारे अंडे टूटे हुए हैं। तो मैं इंतज़ार करने लगी घर के सब फ़र्द आ जाएं तो बारी बारी सबसे पूछूं अंडे किसने तोड़े हैं। घर के सब फ़र्द पहुँच गए और उन्होंने सबसे पूछा कि अंडे आपने तोड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं। आपने तोड़े? उन्होंने कहा नहीं। सब ने कहा नहीं, हमने क्यों तोड़े हैं, अगर तोड़ने होते आपको बता देते। लेकिन वो कहती हैं फिर भी मेरे दिल में एक ख्याल आया, हो सकता है कि इससे टूट गए हैं और डांट से बचने के लिए कोई नहीं बताना चाह रहा। चलें खैर है, अंडे थे, टूट गए, कोई बात नहीं। ये ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात थे जिसको मैं लाइट ले रही थी और आगे चल पड़ती। कुछ दिनों के बाद फिर यही हुआ, अंडे देखे तो टूटे हुए थे। अब मुझे गुस्सा आया, ये क्या हो रहा। पहली दफ़ा तो चलो किसी से टूट गए होंगे, अब फिर सारे के सारे अंडे टूटे हुए, ये कैसे हो सकता है।
मैं गुस्से में बाहर आई कि मैं अब किससे पूछूं, मानने को भी पिछली दफ़ा कोई तैयार नहीं था, आज फिर अंडे टूटे हुए, या अल्लाह ये हो क्या रहा है। आने दो सबको, आज मैं सबसे गुस्से से पूछूंगी कि भाई कौन है ये मजाक कर रहा है, ये कौन इस तरह कर रहा है। शाम हुई, जैसे कोई घर में 2-3 लोग दाखिल हुए तो उनको मैंने बिठा दिया वहीं पे। मैंने कहा सही सही बताओ किसने अंडे तोड़े हैं। बच्चे आए थे, शौहर तो लेट आते, तो उन्होंने कहा नहीं अम्मी हमें नहीं पता, हम तो अभी आपके सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं तोड़ के भी तो जा सकते हो। उन्होंने कहा अम्मी हम क्यों तोड़ेंगे, हमें एक चले टूट जाता है गलती से, 2 टूट जाए, सारे के सारे हम कैसे तोड़ सकते हैं, दिखाएं आप हमें। मैं बच्चों को लेके गई, जाके जब उसको फ्रिज खोला दिखाया तो सब अंडे अपनी जगह पे बेहतरीन हालत में मौजूद थे, एक अंडा भी नहीं टूटा हुआ था। अब मुझे बच्चे कह रहे हैं अम्मी आप तो कह रही हैं टूटे हुए, तो सारे के सारे अंडे सही सलामत हैं। मैं कह रही हूँ ये हो नहीं सकता। कह रही हैं देखें, कह रही वही तो मैं देख रही हूँ, ये हो नहीं सकता, मैंने देखा था ये सारे के सारे टूटे हुए थे। अब बच्चे मुझ पर हंसना शुरू हो गया, अम्मी क्या हो गया आपको, आजकल लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, पिछली दफ़ा भी आप हमसे पूछ रही थी अंडे किसने तोड़े, आज भी पूछ रही, हमने खोल के देखा तो अंडे सारे सलामत है, पिछली दफ़ा भी हम खोल के देख लेते, क्या पता वो टूटे हुए ना होते। तो वो कहती हैं पिछली दफ़ा तो मैंने उठा के बकायदा फेंके थे सारे। बात आई गई हो गई, कुछ दिन और गुजर गए तो फिर वो कहती हैं हमारा जो बल्ब लगा हुआ था, अब तो ये प्लास्टिक के बल्ब आते हैं जो टूटते नहीं हैं, जो पहले था वो कांच का शीशे का बल्ब आता था, वो अगर गिर जाए तो वो टूट जाता है। शाम को कहती है मैं बल्ब जलाने के लिए बाहर निकली, सहन में तो देखा बल्ब नहीं है, या अल्लाह बल्ब कहाँ गया, तो देखती हूँ बल्ब नीचे पड़ा हुआ है। मैं हैरान रह गई, बल्ब नीचे कैसे गिर सकता है, और अगर गिरा है तो इसको टूट जाना चाहिए, और मेरे घर में कोई ऐसा क्यों करेगा कि किसी बल्ब को उतार के नीचे रख देगा, इस तरह की शरारत करने की किसी को क्या ज़रूरत है। खैर मैंने बल्ब उठाया, उठा के वापस उसकी जगह पे लगा दिया। बच्चे सब बाहर खेलने के लिए गए हुए थे, इधर उधर गए हुए थे, शौहर भी अभी नहीं आए थे। थोड़ी देर के बाद मैं वापस आई तो बल्ब उसी तरह उस जगह से उतर के उसी जगह पे नीचे ज़मीन पे पड़ा हुआ था। कहती हैं फिर मुझे लगा नहीं ये गड़बड़ है, ये जो हो रहा है ये गड़बड़ है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं अभी लगा के गई हूं, बल्ब कोई इस तरह नहीं हो सकता, जानवर भी नहीं कर सकता, जानवर तोड़ सकता है, छलांग मार सकता है, हटा सकता है, इस तरह नीचे गिर के उसको टूटना चाहिए, टूटा क्यों नहीं है, बल्ब उस जगह पे रखा हुआ क्यों है। कहती है मैं अब सोचने लगी कि शौहर आए और उनसे बात करूं कि ये मामलात हो रहे हैं घर में। मेरे शौहर आए, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, होता तो हमें भी किसी को महसूस हो जाता, तुम्हें महसूस हो रहा है, इसको वहम ना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर कुछ दिन सुकून के गुजरे, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि एक शाम का टाइम था, मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी कि मुझे बाहर सहन में चलने की आवाज़ आई। लाइट क्योंकि मैं जला चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और चलने की आवाज़ आई जैसे कोई चल रहा हो। तो मैं जैसे ही बाहर आई तो एक बाकायदा इंसानी हाइट का, कद व कामत का एक जिस तरह साया होता है, तेज़ी से ऐसे गुजरा और सीढ़ियाँ नीचे उतर गया। मैंने आवाज़ दी कौन कौन आया है, क्योंकि मुझे लगा कि नीचे से कोई ऊपर आया था और एकदम से वापस चला गया है। मैं जल्दी से चलती हुई सीढ़ियों के गई तो कोई भी नहीं था। मैंने कहा शायद कोई होगा, चला गया होगा, चले आ जाएगा। मैंने इसको नोटिस नहीं लिया क्योंकि नादिया की अम्मी और उनका मिलना जुलना था, रास्ता एक था, तो बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आते जाते रहते थे। फिर कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ, मैं उसी तरह कमरे में थी, फिर मुझे चलने की आवाज़ आई और मैंने इस दफ़ा जल्दी से नहीं उठी, आराम से आहिस्ता आहिस्ता उठी और जब मैंने झांक के बाहर देखा तो साया बिल्कुल मौजूद था। और जब मेरी निगाह उस पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस साये ने मुझे भी देख लिया है और वो जल्दी से भागता हुआ नीचे सीढ़ी की तरफ चला गया। मैं भी आज जल्दी जल्दी भागते हुए सीढ़ी तक आई और आके नीचे देखा तो कोई नहीं था। आज मेरी भागने की स्पीड आने की इतनी थी कि उसका और मेरा फासला कम रह गया था। अगर कोई इंसान था जिसका वो साया था तो अभी नीचे नहीं उतर सकता था, उससे पहले ही मैं सीढ़ी पे पहुंच गई और नीचे कोई भी नहीं था। फिर मुझे बुरी हैरत हो रही थी, ये कौन था, किसने ये हरकत की। फिर मैं सीढ़ियाँ चलते हुए नीचे आ गई और नीचे भी सारा छान मारा, कोई भी नहीं था। अब ये बात मैंने शौहर से कही, उनको महसूस भी हो गई, लेकिन समझाने के लिए मैं डर ना जाऊँ, उन्होंने फिर मुझे कहा तुम्हारा वहम है, ये है वो है। लेकिन उसके बाद जो मैंने एक देखा, बाकायदा इसी साये को मैंने बेड के नीचे जाते देखा, उस दिन पक्का यकीन हो गया और मैं डर गई, बाहर खड़ी रही, शौहर का इंतज़ार किया।
शोहर ने कहा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। तो मैं आज आपसे बात करने आ रहा हूँ, ऊपर मामलात जो हैं इस तरह के हैं, काम ख़राब हो रहा है। अम्मी नादिया की अम्मी ने कहा चलें ठीक है, अगर इस तरह के मामलात हो रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है, फिर हम एक काम करते हैं, हम लोग ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, आप लोग नीचे आ जाएं। उन्होंने कहा जी ठीक है। ऐसा ही किया। इन पूरी फैमिली ने, नादिया की फैमिली ने सामान उठाया, ये लोग ऊपर शिफ्ट हो गए और वो लोग नीचे आ गए। अब नादिया की अम्मी जिन बातों को जानती थी वो ये थी, नादिया छोटी थी, अब उसको समझ बूझ आ रही थी, ये वाक़यात उसके सामने पहली दफ़ा हुए थे। बाद में नादिया को जूं बड़ी हुई तो पता लगा मामलात इससे कहीं ज़्यादा इस घर में ख़राब थे। अक्सर ऐसा होता था कि उसकी माँ पकाने के लिए गोश्त आया है, फ्रिज से उसने गोश्त निकाला है और पकाने के लिए बाहर रख दिया है, मेल्ट हो जाए जिस तरह फ्रिज के अंदर रखा होता है। थोड़ी देर के बाद वापस आती हैं तो गोश्त वहाँ पे नहीं है। पूरा घर छान मारती हैं, गोश्त उनको नहीं मिलता। कहती हैं कहीं वापस मैंने फ्रिज में तो गलती से नहीं रख दिया, फ्रिज को भी देख लेती हैं, फ्रिज में भी गोश्त नहीं है। खैर, अच्छी बीवियों का जिस तरह काम होता है कि बच्चों ने, शौहर ने खाना है, उन्होंने जो भी घर में सब्जी दाल मौजूद थी उन्होंने वो पका ली, लेकिन इस बात का किससे जिक्र नहीं किया। तकरीबन इस बात को कोई 3 से 4 दिन गुजरे थे कि वो अपने किचन के उसी ही जगह पे गई हैं जहां पे उन्होंने गोश्त रखा था, तो देखा उन्होंने गोश्त वहां पे उसी जगह पे रखा हुआ है। वो डरी ज़रूर और परेशान भी हो गई कि 3-4 दिन के बाद इस जगह पे गोश्त कैसे मौजूद है। फ्रिज के बाहर अगर गोश्त को रखा जाए, गोश्त तो गल सड़ जाए, बदबू उससे आना शुरू हो जाए। ये तो अभी तक ताज़ा है, बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन उन्होंने उस गोश्त को पकाया नहीं, फिर भी उनके दिल में एक वहम आ गया, गोश्त उन्होंने फेंक दिया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने हांडी पकाई, इसी तरह गोश्त की ही सालन पकाया, और सालन जब बिल्कुल तैयार हो गया, ज़बरदस्त किस्म की उसकी खुशबू आ रही थी। पकते पकते जब सालन बिल्कुल तैयार हो गया, फैमिली खाने के लिए बैठ गई, जैसे ही उसका ढक्कन उठाया गया तो उसके अंदर से इतनी बुरी स्मेल आ रही थी जैसे वो ना सिर्फ ख़राब हो गया है बल्कि गला सड़ा गोश्त उसके अंदर डाला गया है। पूरे घर वाले हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है। अभी तक तो इसकी ज़बरदस्त खुशबू थी और गोश्त तो इतनी देर से पक रहा था, ख़राब होना होता तो फ़ौरन ख़राब हो जाता, एंड में इस तरह कैसे स्मेल आ सकती है कि गला सड़ा हो। ये बात पूरे घर के लिए परेशान कुन थी। अब इस घर में और इस तरह के वाक़यात नीचे होने शुरू हो गए, जो ऑलरेडी हो भी रहे थे, महसूस नहीं किए जा रहे थे, अब क्लियर महसूस किए जाने लगे। अक्सर ये होता कि गली को खोला जाता, दरवाज़ा जो एक होता है बाहर जाने के लिए, तो वहाँ पे खून के छींटे पड़े होते। वो कहती हैं जब नादिया बड़ी हुई, वो कहती हैं जिस जगह पे हम सहन में अक्सर सोते थे, तो अक्सर जब गाड़ियां साइड से गुजरती थीं तो इस तरह की वो जगह बनी हुई थी सीढ़ियों के पास, उसके ऊपर रोशनी पड़ती थी। ये एक रात थी कि हम सारे घर वाले वहाँ पे कूलर लगा हुआ था और सहन के अंदर सब सो रहे थे। मैं एक ऐसी जगह पे थी कि मेरी बिस्तर ऐसी साइड पे लगा हुआ था कि मुझे सीढ़ियाँ जो थी वो क्लियर नज़र आ रही थी। रात का कौन सा पहर था कि सब गहरी नींद सो रहे थे, मैं बच्ची थी, मैं जाग गई और मेरी आँख खुल गई, पता नहीं क्यों, बेचैनी से, किस वजह से। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं लेटी हुई थी कि मेरी आंखों ने देखा कि लाइट्स गाड़ी की आती हैं, सीढ़ियों पे पड़ती हैं और गाड़ियां आगे चली जाती हैं। उनका घर इस अंदाज में बना होगा कि मखसूस गली में या कहीं पे लाइट जो इस तरह गुजरती होगी तो गेट से गुजर सके या क्या, वो सीढ़ियों में लाइट पड़ती थी। कहते मैं मुसलसल सीढ़ियों की तरफ देखी जा रही थी कि वहीं पे मेरी आंख ने एक जो मंजर देखा तो मैं हैरान रह गई। चीख मारते मारते मैंने अपने मुंह को बंद कर लिया। खूब अंधेरी रात, एक सिर्फ कूलर के चलने की आवाज थी, सब गहरी नींद सो रहे थे। वहीं पे जब गाड़ी की एक लाइट, दोनों लाइट्स गाड़ी की उस सीढ़ी पे पड़ी तो कहती है मेरी आंखों ने जो मंजर देखा, जिस तरह कोई बोने कद का इंसान होता है इसी तरह का एक पुतला सा था।
जिसामत, कदो कामत बिल्कुल एक बोने इंसान जितनी, जिस तरह छोटा सा एक बोना सा इंसान होता है, वो पुतला सीढ़ियों में मौजूद था। और हैरत की बात यह थी, वो पुतला अपने पाँव के ऊपर खड़ा हुआ था। पुतले को अगर आप कहीं पर रखें तो वो गिर जाएगा, सीधा खड़ा नहीं हो सकता जैसे इंसान सीधा खड़ा होता है, लेकिन वो पुतला बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था। जैसे ही गाड़ी की लाइट उसके ऊपर पड़ी, उसका मुंह सीढ़ियों की तरफ था, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ी, उसी लम्हे वो घूम गया और उसका रुख मेरी तरफ हो गया। आप इमेजिन कीजिए वो कितना भयानक मंजर होगा कि एक पुतला टाइप है जो सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर खड़ा हुआ है, उस पर लाइट पड़ती है, उसका सीढ़ियों की तरफ मुंह है। जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो वो उस बच्ची की तरफ मुंह करके देखना शुरू कर देता है, क्योंकि लाइट पड़ रही थी और ये 1 सेकंड में हुआ कि ये और साथ ही घूम गया। तो कहती है चीख मारते मारते मैंने अपने मुंह पे हाथ रख ली, कहीं मेरी चीख ना निकल जाए। जो चादर पड़ी थी जल्दी से मैंने ऊपर चादर ले ली और मैं कांपती रही, मैं डरती रही, मैंने क्या देख लिया है, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा था जो मेरी तरफ मुड़ गया है अब ये चलता चलता मेरी तरफ ना आ जाए। मैं काफ़ी देर इसी तरह डरी रही, चादर लेके लेटी रही। उसके बाद जब मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, क्योंकि बच्चों में बेचैनी भी तो होती है ना, मुड़ के भी तो देखें अब क्या मंजर है, तो कहती है जब मैंने दोबारा मुड़ के चादर हटाई और मुड़ के दोबारा देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। लेकिन वो मेरा वहम नहीं था, क्लियर मैंने उस पुतले को वहाँ पे खड़े हुए देखा था। ये बहुत ही अजीबोगरीब और भयानक मंजर था। एक पुतला इस अंदाज में खड़ा था, उसका मुंह बहुत भयानक था, उसके हाथ थे, उसके पाँव थे, लेकिन वो कोई इंसान या बोना नहीं था, वो था एक पुतला सा। घर में अभी भी बहुत सारे वाकयात हो रहे थे, अभी भी बहुत कुछ घर में हो रहा था। ज्यादातर जो महसूस होता था उनकी वालदा को महसूस होता था। एक रात वालदा इस तरह सोई हुई थी कि उनकी आंख खुल गई, और जैसे ही उनकी आंख खुली उन्होंने देखा सामने दीवार के पास एक इंसानी कद जितना बड़ा काला स्याह एक साया है जो सामने खड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा, एक जगह पे फिक्स है। माँ की आंख खुल गई, उन्होंने देखा ये क्या चीज़ है, ये काला स्याह कोई साया लग रहा है, क्या है, क्योंकि साया हिले ना और एक जगह पे खड़ा रहे तब आपको समझ नहीं आती कि उसी लम्हे उनकी आंखों ने देखा कि ना सिर्फ वो हिला है बल्कि उसने टर्न लिया है, जैसे उधर मुंह करके कोई खड़ा हुआ था और उसके बाद उसने टर्न लिया है और वो चलता हुआ बाहर निकल गया है। वो एकदम से उठ के बैठ गई कि या खुदाया ये क्या हुआ है। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन ये क्लियर था कि कोई उस साइड पे मुंह करके खड़ा था। उसके बाद उसने मुंह इधर को बदला और चलता हुआ बकायदा बाहर निकल गया। वह काला स्याह साया सा था। इसके अलावा भी बहुत सारे वाकयात थे जो उनकी माँ के साथ हो चुके थे, लेकिन जब ऊपर वालों ने, किराएदार ने आके शिकायत की कि इस तरह के मामलात होते हैं, तो उन्होंने फैसला किया कि ओके आप लोग नीचे आ जाएं, हम ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। और जब ये लोग ऊपर शिफ्ट हो गए तो वही सारे मामलात जो किराएदार के साथ हो रहे थे, अंडों का टूटना, इनके भी अंडे इस तरह टूट जाते और वापस जाके देखते तो अंडे अपनी जगह पे मौजूद होते। इनका भी बल्ब उसी तरह कोई खोलता और खोल के नीचे रख देता, ये उठा के बल्ब वापस लगाते, वापस थोड़ी देर के बाद बाहर आते तो बल्ब नीचे रख दिया जाता। यहां तक कि एक दिन नादिया की मां ने बल्ब उस तरह देखा, उठा के उसको उसकी जगह पे लगाया, अभी लगा के वो जाने ही लगी थी, मुड़ने ही लगी थी कि कहती हैं उसी वक्त बल्ब को उन्होंने जला दिया, बल्ब जल गया। कहती है अभी मुड़ने ही लगी थी कि बल्ब ऑफ हो गया। और जब बल्ब ऑफ हो गया तो उन्होंने उसी लम्हे बल्ब की तरफ देखा। अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था, बाहर की रोशनी बंद हो गई थी, उसी बल्ब की वजह से रोशनी थी, लेकिन फिर भी इतनी जो एक शाम के टाइम नज़र आ जाता होता है। वो कह रही है मैं बल्ब की तरफ देख रही हूँ, वहीं पे मेरी आंखों ने देखा है, क्योंकि अब तो चूड़ी वाले बल्ब आ गए ना, पहले पिन वाले होते थे, साइडों पे 2 पिनें होती थी, वो फंसानी होती थी। कहती मेरी आंख ने उसी लम्हे देखा है कि बाकायदा तौर पे वो बल्ब अपनी जगह से गोल घूमा है और उड़ता हुआ आराम से आया है और नीचे आके बैठ गया है। अब बात बिल्कुल 100% क्लियर हो गई थी
ये कोई भी वहम वाली बात नहीं है। जो भी है आज उसने आंखों के सामने ये मंजर भी दिखा दिया। इससे पहले तो बहुत से मंजर वो देख चुकी थी, लेकिन उन्हें अपनी आंखों से ये भी देख लिया कि इसने बल्ब को उतारा है और उतार के नीचे ज़मीन पे रख दिया है। अब कोई बात ढकी छुपी रही नहीं थी। खैर वो ऊपर रहे और उनके साथ भी ऊपर उसी तरह के मुसलसल वाक़यात होते रहे जिस तरह किराएदार के साथ ऊपर वाक़यात हुए थे। लेकिन अब शायद वो आदी हो चुकी थी, उनके बच्चे भी आदी हो चुके थे, उनके सारे घर वालों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि इस घर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए सब खामोशी से बर्दाश्त करते थे। नादिया कहती है कि एक दिन मैं ऊपर वाले पोर्शन में खड़ी हुई थी कि मेरी निगाह सामने वाले सामने पौधे लगाए हुए थे। उनको पौधों का बहुत शौक़ था, वो ख्याल भी पौधों का बहुत रखते थे। ज़री यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा था। बच्चों की तरह ट्रीट करते थे, पौधों से बहुत प्यार करते थे। अक्सर ऐसा होता कि कोई चीज़ें, कोई पत्ते या इस तरह की चीज़ें होते तो उनको एक जगह पे साइड पे रख के वो जला भी देते थे। उस दिन मैं ऊपर खड़ी हुई थी कि मेरी निगाह पड़ी नीचे, बिल्कुल एक पौधे के पास एक हवा सफ़ेद जिस तरह धुआं होता है, बिल्कुल सफ़ेद सा एक गोल सा धुआं था जो एक पौधे के बिल्कुल पास मौजूद था और वो खेल रहा था पौधे के साथ। फुटबॉल जिस तरह गोल होती है, इस तरह का बिल्कुल धुआं, बिल्कुल गोल सा, और पौधे के कभी पीछे चला जाता और पौधे से कभी साइड से निकल के आ जाता और कभी कभी तेज़ी से इस तरह पीछे चला जाता कि छुप सा जाता कि अब ख़त्म हो गया, बाहर नहीं निकलेगा। और मैं हैरान हो रही, मेरा वहम है, ये क्या हुआ है। पहले मेरे जहन में ये ख्याल आया कि कहीं डैड ने आग वगैरह लगा दी होगी, वो इस तरह के काम करते रहते हैं, लेकिन कहीं से धुआं तो नहीं निकल रहा। ये तो धुआं गोल सा है, फुटबॉल की तरह। कमाल, कोई आपकी आंखें एक मंजर देख रही हों, एक फुटबॉल की तरह का सफ़ेद धुआं है, वो एक झाड़ी के पीछे चला जाता है और जिस तरह बैलून उड़ता हुआ आराम से बाहर आता है, थोड़ा सा बाहर आता है और तेज़ी के साथ फिर पीछे चला जाता है, जैसे किसने उसको बाहर फेंका और फिर पीछे खींच लिया अपने पास। उस सफ़ेद से धुएं के साथ झाड़ी के अंदर से जैसे कोई खेल रहा था, वो छुपन छुपाई खेल रहा था। कभी वो गोल सा गोला धुएं का पीछे चला जाता, कभी लेफ़्ट से निकल के आ जाता पीछे छुप के, फिर राइट से निकल के आता, फिर पीछे छुप के लेफ़्ट से निकल के आता। कह रही है मैं हैरान उसको खड़ी टिकटिकी बांधे देखी जा रही हूँ कि ये कैसा अजीबो गरीब सा मंजर है। एक गोल धुआं बॉल की तरह किसी चीज़ के साथ खेल रहा है कि वहीं पे वो धुआं ऐसा लगा जैसे उस धुएं ने मुझे देख लिया। और कहती है मुझे महसूस हुआ, मे भी गलत हो, लेकिन वो एक जगह पे रुक गया। और जिस वक्त वो एक जगह पे रुक गया, जिस तरह वो मेरी तरफ देख रहा हो, तो उसके बाद उसने ऊपर की तरफ उठना शुरू कर दिया। अब वो फुटबॉल की तरह का सफ़ेद क्लियर धुआं जो बिल्कुल उड़ता 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 मेरे बिल्कुल सामने आ गया। सामने से मुराद मुंह के सामने नहीं, फासले पे सामने आ गया। क्लियर धुआं था और फुटबॉल की तरह था, लेकिन उसके अंदर शक्लें बन रही थी, तब्दील हो रही थी। था तो वो गोल, जिस तरह कोई अक्सर लोग सिगरेट पी के भी गोल सा धुआं छोड़ते हैं, इस तरह का गोल फुटबॉल जितना धुआं। वो उड़ता उड़ता थोड़ा सा सामने जब मेरे पहुंचा तो बिल्कुल स्लो हो गया, ऐसे जैसे रुक के देख रहा हो। रुका नहीं, लेकिन स्लो हो गया, बहुत ही स्लो। हिल रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन बहुत ही स्लो। नीचे से आया काफ़ी, बहुत तेज़ नहीं, लेकिन दरमियानी स्पीड थी उसका। आया आया आया, जैसे ही मेरे मुंह के सामने पहुंचा है फासले पे, तो बिल्कुल स्लो हो गया है, लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन स्लो 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 ऊपर की तरफ जा रहा था। और थोड़ा सा ऊपर होने के बाद फिर तेज़ी से होता हुआ छत से गायब हो गया। मैं भागती हुई ये बात जाके अम्मी को बताई, अम्मी मैंने इस तरह देखा है। ये पहली दफ़ा था जो मैंने देखा था, वो जो गुड्डा देखा था जो सीढ़ियों में था, ये दूसरी दफ़ा था। पहला मंजर था, नादिया कहती हैं, जो मेरी आंखों ने देखा था, ये वो गोला था। और जब मैंने अम्मी को बताया तो अम्मी ने आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ के मेरे ऊपर दम किया, फूंक मारी और मुझे कहा बेटा डरते नहीं है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, हर जगह पे होती है, आपको डरना नहीं है। तो उन्होंने मुझे इस तरह की बातें समझाई और मुझे कहती है मैं इतनी डरपोक भी नहीं थी, बहादुर भी थी,
तो पहली दफ़ा था शायद, इसलिए मैं थोड़ा सा डर गई थी, लेकिन अम्मी के समझाने के बाद मुझे हौसला आ गया। जब मैंने गुड्डा देखा तो उसका भी मुझे डर ज़रूर लगा, लेकिन इतना नहीं कि मैं चीख मार सकूँ। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। उस घर के अंदर कहती है बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए, अम्मी ने देखे, भाई ने देखे, मैंने देखे, बहुत ज़्यादा हमने चीज़ें देखी। कभी गोश्त आ जाता, फिर से गोश्त के साथ मसला आ जाता, चीज़ें ख़राब हो जाती, हांडी पकती हुई हमारी स्मेल कर जाती, उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाती। बाज़ औक़ात हम गोश्त निकाल के रखते, उसके अंदर फौरी तौर पे कीड़े पड़ जाते। बेहतरीन गोश्त होता, उसमें कुछ भी नहीं होता, ताज़ा गोश्त होता, हम देखते उसके अंदर कीड़े पड़े होते थे। कभी शैडो घर के अंदर नज़र आते थे, कभी कोई आवाज़ आती हुई। बेइंतहा मखलूक थी जिसके साथ हमारा मुसलसल पाला था। लेकिन जब हम लोग ऊपर छत पे शिफ्ट हुए और किराएदार को हमने नीचे शिफ्ट किया, तो उन दिनों अम्मी शदीद बीमार हो गई। अम्मी शदीद बीमार हो गई और इस तरह की बीमार हुई कि वो अस्पताल में हुई, और वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इनके दिल के 3 वॉल्व जो हैं बंद हैं। हम सब बहुत परेशान हो गए। एक अचानक ही वाक़या हुआ था। मेरी माँ बिल्कुल ठीक थी, कोई बीमारी, कोई मसला कुछ भी उनको नहीं था। कभी भी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये वो कुछ भी उनको नहीं हुआ था कि उनको इस तरह एक तरह से दिल का मसला बंद था। सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि या अल्लाह, ये दिल का एकदम से मसला कहाँ से निकला है। और वो भी इस तरह कि उन्होंने कहा 3 वॉल्व इनकी बंद हैं, इनके बचने का 1% चांस है। अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो चांस है, ये 1% चांस है शायद ये बच सकें। अब आप लोगों ने फैसला करना है कि हम ऑपरेशन करें या ना करें। अगर नहीं करेंगे तो ये मर जाएंगे, और अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो 1% चांस है कि शायद ये बच जाए। अब लफ्ज़ 1% से मुराद होता है कि आखिरी कोशिश, जिस तरह कहते हैं ना, आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं, तो है मुश्किल। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं नहीं बस छोड़ दें, जब है मुश्किल तो छोड़ दें। इंसान कहता है नहीं डॉक्टर साहब, आप फिर भी ज़ोर लगाएं, बचाने की कोशिश करें। तो कहते हैं अम्मी एकदम जो इतनी परेशान होगी, हम सारे पढ़ रहे, दुआएं कर रहे कि या अल्लाह हुआ क्या है, हमारे घर को किसकी निगाह लग गई है, नज़र लग गई है कि अम्मी इतनी शदीद एकदम से बीमार हो गई हैं कि इस तरह ऑपरेशन होती है। तो उनका कहते हैं कोई 18 घंटे, या मैं माजरत भूल रहा हूँ, 10 घंटे या 18 घंटे लग के उनका ऑपरेशन हुआ, जो बहुत लंबा ऑपरेशन था। लेकिन अल्लाह ने ऐसी रहमत की कि हैरत ज़दा सब रह गए कि जिनके बचने के चांस 1% थे, ना सिर्फ उनका ऑपरेशन कामयाब हो गया, बल्कि वो सही सलामत अपने घर भी आ गई। कामयाब ऑपरेशन के बाद वो बच भी गई। डॉक्टर ने कहा ये एक मौजज़ा था जो हुआ है, वरना इस तरह का पेशेंट बचता नहीं है जिसके चांस ही नहीं होते। हम टोटली नाउमीद होते हैं। हम कहते हैं चलें आखिरी एक है, लेकिन हमें पता होता है कि हम बचा नहीं सकेंगे। लेकिन ये मौजज़ा हुआ है। खुशी खुशी सब उनको लेके घर आए। वो तीसरा से चौथा दिन था, वो रात को सो रही थीं कि उनकी आंख खुली। उनको लगा कि कमरे के अंदर मैं अकेली नहीं हूं, कोई और भी है। ये रात का पहर था, सब घर वाले सो रहे थे। जिस बंदी का दिल का ऑपरेशन हुआ हो, वो दिन को सोने का उसका कोई टाइम नहीं होता, बेड रेस्ट होती है। बस डॉक्टर कहते हैं आप लेटे रहें, रेस्ट करते रहें। तो कोई ना कोई पास लेटा होता है ताकि रात को किसी चीज़ की भी इसको ज़रूरत हो तो उसको वो जगाए और बात करे। तो जब रात को उनकी आंख खुली तो बेटी पास सो ही रही थी, नादिया। अब जब उनकी आंख खुली तो वो खुद सोच में पड़ गई, मैं क्यों जाग गई हूँ। मुझे पानी की तलब भी नहीं है, वॉशरूम भी नहीं जाना, खाने पीने को दिल भी नहीं कर रहा, किसी चीज़ को नहीं कर रहा, तो क्या मेरी आंख वैसे ही खुल गई है। देखा साथ बेटी सो रही है, रात का टाइम है, खामोशी है, सब सो रहे हैं। लेकिन उनको लगा कि उनके दिल की धड़कन तेज है। उन्होंने अपने आप से पूछा मेरी दिल की धड़कन क्यों तेज है। उन्होंने देखा उनका जिस्म हल्का हल्का कपकपा रहा है, कांप रहा है। दिल भी बहुत तेज धड़क रहा है, जिस्म कांप रहा है। क्या हुआ है मुझे? मैं तो सही सलामत घर आ गई हूँ। सबने कहा मौजज़ा हो गया, मौजज़ा हो गया, मैं आप वापस भी आ गई हूँ, मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब कुछ दिन तो वो रही थी अस्पताल में। जब बिल्कुल ओके हो गई तभी डॉक्टरों ने घर भेजा था। ऑपरेशन के फ़ौरन बाद तो नहीं भेजा था, कुछ दिनों के बाद ही भेजा था। लेकिन फिर भी कहा था बेड रेस्ट, आपने अभी भी कुछ अर्सा काम नहीं करना। तो क्या हुआ है मुझे? तो उसी वक्त उनको लगा कि मेरे पास कोई मौजूद है,
कोई है, उनके दिल ने कहा आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद है। उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि कौन है। तो उसी लम्हे उनकी आंखों ने देखा दरवाजे के अंदर से बाहर वाली साइड पे कोई है जो अंदर दाखिल हो रहा है। बहुत भारी भरकम जिस्म है उसका, जैसे कोई बॉडी बिल्डर होता है। बहुत बड़ी जिसामत है उसकी, बहुत ऊंचा कद है उसका। तेजी से चलता हुआ जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ तो वहीं पे रुक गया, और जब रुक गया तो उन्होंने उस वक्त उसको गौर से देखा तो वो एक लंबा चौड़ा मर्द था। जिस्म उसका बहुत ही भारी भरकम, जिस तरह कोई बॉडी बिल्डर होता है इस तरह भारी भरकम जिस्म था। ऊपर उसने कोई भी कमीज़ या बुनियान नहीं पहनी हुई थी, सिर्फ नीचे शलवार पहनी हुई थी। और शलवार भी उसने जिस तरह पकड़ के आप अंदर कर लेते होते हैं शलवार को ऊपर करने के लिए, जिस तरह पहलवानों ने लड़ने के लिए शलवार को ऊपर करते हैं, या पानी से गुजरना पड़ जाए तो आप ऊपर करके शलवार को अंदर कर लेते हैं। उसने सारी शलवार उसने घुटनों तक की हुई थी और उसको अंदर किया हुआ था। उसकी आंखें बहुत ही खौफनाक थी, रेड कलर की उसकी आंखें। उसके लंबे लंबे बाल थे जो उसने खोले हुए थे। जिस्म पे कोई ऊपर नंगा जिस्म, यानी कोई बुनियान या कमीज नहीं थी, सिर्फ शलवार उसने पहनी हुई थी। आंखें उसकी शदीद रेड और बाल खुले हुए, और जैसे ही उनके हाथ पे निगाह पड़ी तो उसके हाथ में एक बड़ी सी उसने छुरी पकड़ी हुई थी। उसकी आंखें इतनी लाल हो रही थी जैसे इन आंखों से बकायदा खून निकल रहा हो, इतनी लाल। और उसने वो जो छुरी वाला हाथ था इस तरह आगे किया और उसकी मां को देख के बोला, तू दिल से तो बच के आ गई है, दिल का तो तूने ऑपरेशन करवा लिया है, दिल से तो बच के आ गई है, लेकिन तू अब मेरे हाथ से नहीं बचेगी। यानी उसके कहने का मतलब यह था कि जो तेरा दिल का मसला हुआ है ना, ये तो तू बच के आ गई है। मतलब वो मां को बता रहा था, नादिया की मां को, कि तुम्हें बचना नहीं चाहिए था, तुम क्यों बच के आई हो दिल का। ये तो तुम्हारा दिल का इसलिए करवाया गया था कि तुम मर जाओ, इसलिए वो जुमला इस तरह का बोल रहा था। दिल का तो ऑपरेशन करा के तुम बच गई हो, लेकिन अब मेरे हाथ से नहीं बच सकोगी। वो भी उसका कहने का मतलब तुम्हें मारने के लिए मैंने किया था, और अब अगर तुम उधर से बच गई हो तो अब मैं तुम्हें छुरी से मारूंगा। और उसने छुरी वाला हाथ जैसे इस तरह ऊपर किया मारने के लिए, तो नादिया की मां ने चीखें मारनी शुरू कर दी। जैसे उसने चीखें मारी तो पास सोई हुई नादिया एकदम से उठ गई और उसने कहा, मां मां क्या हुआ है। तो मां ने देखा, नादिया ने देखा, मां सामने की तरफ देख रही है, कांप रहा है उसका पूरा जिस्म और वो पसीने से शराबूर हो रही है, बहुत ही उसकी बुरी हालत है। और जल्दी से उसने सामने देखा, क्या हुआ मां, सामने तो कोई भी नहीं है, मां क्या हुआ है। और उसको अंदाज़ा हुआ कि उसकी मां बहुत ज़्यादा डर चुकी है। उसने फौरी तौर पे अपनी मां के ऊपर आयतुल कुर्सी चारों कुल और मुख्तलिफ सूरतें पढ़ के दम करना शुरू कर दिया कि मां बहुत ज़्यादा डरी हुई है। थोड़ी देर के बाद बाकी घर वाले भी जाग गए, यकीनन सी बात है फौरी तौर पे जाग गए। जब वो चीखें मारी थी तो बाकी सब भी जाग गए, और जब आए उनसे पूछा क्या हुआ तो उन्होंने बताया इस तरह कोई सामने था, पहलवान टाइप था, और वो मुझे ये कहने आया था तुम्हें वहाँ से बचना नहीं चाहिए था, तुम्हें दिल की वजह से मर जाना चाहिए था, लेकिन अगर तुम दिल की वजह से बच गई हो तो अब मेरे हाथ से नहीं बचोगी। उसके हाथ में छुरी थी। वालिद तो जानते थे, बच्चों को भी अंदाज़ा हो चुका था घर के मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ये यकीनन इस वजह से हुआ है। ये क्लियर वाक़या था जिसमें मैसेज दिया गया था उनको मार दिया जाएगा, और जो आया था उसने क्लियर ये भी बताया था कि तुम्हें पहले भी मारने की कोशिश की है, दिल की वजह से तुम्हारे वाल बंद कर दिए गए, कोई सुराख भी है दिल में, फिर भी तुम बच गई हो, लेकिन अब नहीं बचोगी। अब घर वालों ने फैसला किया इस घर को हम बेच देते हैं, क्योंकि अब उस घर के अंदर भी मज़ीद एक्टिविटीज़ हो रही थी। अभी भी माँ की तबीयत ख़राब हो जाती, उनको ऐसे लगता कि कोई उनका गला दबा रहा है, कोई ऐसा लगता कोई उनके सीने पे चढ़ के बैठ गया है। अक्सर वो रात को चीख मार के जाग जाती, उनका सांस नहीं आ रहा होता, उनका बाकायदा तौर पे गला दबाया जाता, और गला दबाने वाला महसूस करवाता, हाथ महसूस होते कि उनके गले को दबाया जा रहा है। वो जब चीख मारती
एक दफ़ा तो बाकायदा ऐसे हुआ, अक्सर ऐसे होता था कि वो चीख मारती, घर वाले पूछते क्या हुआ है, तो मेरा गला दबाया जा रहा था। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि वो सोई हुई थी कि उनकी आंख खुल गई, और जब उनकी आंख खुली तो नज़र तो उनको कोई नहीं आया, लेकिन उनको लगा कि उनके गले पे अभी अभी किसी ने हाथ रखे हैं। आप नींद में सोए हों और आपकी आंख खुले और उसी लम्हे आपको महसूस हो कि नज़र कुछ नहीं आ रहा आपको, लेकिन आपके गले पे 2 हाथ आए हैं और आपके गले को दबा दिया है। इंसान या तो सोचता है मेरा वहम है या मैं नींद में हूं, या इंसान को लगता है नहीं, किसी हाथ ने वाकई मेरे गले को दबाया है। जैसे ही उनके गले पे वो हाथ आया तो आंखें खोल चुकी थी और हाथों के लम्स को जो महसूस कर दिया कि गले पे रखे गए, तो उसी लम्हे अपने दोनों हाथ जब यूं वो लेके आई हैं तो उन्होंने अपने हाथ को ऐसे जैसे पकड़ा है, तो क्लियर 2 हाथ उनके हाथों की हथेलियों में आ गए हैं। यानी जब उन हाथों को महसूस करके उन्होंने अपने गर्दन पे ला के पकड़ा है उन हाथों के, वाकई ये कोई हाथ है या मेरा वहम है, तो उनके हाथों में 2 हाथ आ गए हैं जो नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन हाथों में आ गए हैं कि क्लियर कोई 2 हाथ हैं जो उनकी गर्दन को दबा रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहे। उसके बाद जब उन्होंने चीखें मारनी शुरू की तो सारे उठ गए, तो उसी वक्त देखा गया उनकी गर्दन पे बाकायदा तौर पे उंगलियों के निशान भी थे। अब यकीनन फैसला कर दिया गया कि नहीं, बेहतर यही है इस घर को हम बेच दें और कहीं और चल के हम घर लेते हैं। अब ये घर इतनी नुकसानदेह हो चुका है, बच्चे भी डरते हैं और बात नौबत मारने की आ गई है, तो हमें यहाँ पे नहीं रहना। वो कहते हैं एक पार्टी आई, हमने उनसे बात की, उनको घर पसंद आ गया, बहुत अच्छे लोग थे, उनके साथ हमारी गपशप भी होगी, हमने उनको घर बेच दिया और एक और घर जाके हमने किराए पे फ़िलहाल ले लिया कि देखते हैं कहीं और घर जब तक नहीं मिलता किराए पे लेते हैं और उसके बाद हम अपना घर ले लेंगे। जिनके यहाँ हमने घर बेचा था उन्होंने घर लेते ही हमें कह दिया था कि हम इस घर के कुछ तोड़ फोड़ करेंगे, फ्रंट पे हम अपनी दुकानें तुड़वा के बनवाएंगे, पीछे वाला जो पोर्शन है उसको भी रेनोवेट करेंगे, अपना बनाएंगे, ये वो अपने हिसाब से हम इसको सारा सेट करेंगे। उस घर के अंदर एक शहतूत का दरख्त भी था जो बड़ा हो जाता था, अक्सर ये लोग कटवा देते थे। उन्होंने क्या किया, वो शहतूत का दरख्त भी सारा निकलवा दिया, फ्रंट वाला हिस्सा तोड़ के उन्होंने वहाँ पे शॉप्स बना दी, ऊपर रिहाइश बना दी और पीछे भी उन्होंने अपनी सारी रेनोवेट किया और बनाया। राब्ता उनके साथ रहता था। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग क्या हमारे घर चाय पीने आ सकते हैं। उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात बन गए थे जब उनको बेच के आए थे, तो अम्मी ने उन्हें कहा हाँ ज़रूर इंशाल्लाह हम आपके घर चक्कर लगाते हैं। उसने कहा आप लोग लाजमी आइएगा, हमें खुशी होगी, आप आके देखें, हमने उसको सेट किया है, दुकानें बनाई हैं और पीछे वाला पोर्शन भी। सारी फैमिली उनको मिलने के लिए उन्होंने खाना किया बाकायदा तौर पे कि आप खाना खाने के हमारे पास आएँ। एक किस्म का जिस तरह घर नया, हमने आपका घर था और हमने तोड़ के अब नया बना लिया, तो आप लोगों को दावत कर रहे हैं। वो कहती हैं हमारी दावत की, हम सारे घर वाले उनके घर खाने पे पहुंच गए। जब हमने खाना वगैरह खा लिया तो उनका नाम भी उन्होंने को लिया, जाहिद साहब या क्या, उन्होंने कहा, अम्मी को मुखातिब करके कहा आपको एक बहुत दिलचस्प बात बतानी है। उन्होंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा आपको पता है ना, आपने देख लिया सारा घर हमने रेनोवेट किया है। जब हम ये दुकानें बनवा रहे थे, सारा बनवा रहे थे, तो वो जो आपका फ़लाँ जगह पर ये वाला कमरा था ना, ये वाला, ये हमने देखा ना सारा नया बना लिया। उन्होंने कहा जी नया बना लिया। उसने कहा ये सारा हमने तुड़वाया है, तो इसको नीचे तक खुदाई करवाई है। हमने कहा नीचे तक वो डलवाते हैं, वो क्या होते हैं, जो उनका एक होता है टेक्निकली बिल्डिंग्स के लिए, इसको मजबूत करने के लिए नीचे तक डलवाते हैं ताकि सारा मजबूत हो जाए। ऊपर बिल्डिंग हमने खड़ी की है, तो हमने वो सारा तुड़वा के नीचे तक खुदाई की। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था, अंदर मज़दूर खुदाई कर रहे थे, तो मज़दूर एक भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे कहता है जाहिद साहब, मैंने उनको फर्जी नाम जाहिद साहब कह दिया, पता नहीं क्या नाम बताया, अंदर आइए। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं अंदर तो आइए। मैं अंदर गया, मैंने देखा जिस जगह वो खुदाई कर रहे थे उसी जगह खुदाई करते हुए बिल्कुल नीचे से एक इतना बड़ा, मतलब एक इंसानी हाथ जितना एक पुतला मिला था। उस पुतले के ऊपर धागे लगे हुए थे बहुत ज़्यादा, बाल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लपेटे गए थे पूरे जिस्म पे, और पूरे जिस्म के ऊपर सोयां ही सोयां थी। दिल वाली जगह को सोयों से भर दिया गया था और दिल वाली जगहों पे कोई अच्छी खासी, यानी कि कोई यूँ समझे कोई 50-100 के करीब सोयां ही सोयां थी। और उसके नीचे एक तावीज़ भी लगा हुआ था, उसके बिल्कुल दरमियान में तावीज़ रख के इर्द गिर्द सोयां लगा दी गई थी। मजदूरों ने उसको उठाया नहीं था, वो खुदाई करते वो सामने आ गया था, तो मुझे बुला के लेके आए थे। तो ज़ाहिद साहब कहते हैं मेरा इन चीज़ों में बिलीव नहीं है, ये तावीज़, ये पुतले, ये वो, मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानता।
तो मैंने कहा यार तो क्या है, उठा के फेंको। उन्होंने कहा नहीं जी ये तो कोई तावीज़ है, ये तो काला जादू है लग रहा है। ये काला जादू ऐसे ही होता। मजदूर बोला, उसको जितना बेचारे को नॉलेज था कि इस पर सोयां लगी हुई हैं, देख नहीं इसके ऊपर बाल लिपटे हुए हैं, धागा लिपटा हुआ है और इसके ये हम नहीं उठाएंगे। तो कहता है मैंने फौरी तौर पे उसको उठा लिया। जैसे ही उठाया तो पहला एहसास जो मेरे हाथ में हुआ वो इतना गर्म था, वो इतना गर्म था जैसे वो अभी अभी किसी तंदूर से या भट्ठी से निकाला गया हो। हाँ ठीक है, ज़मीन के नीचे तपिश होती है, ज़मीन के नीचे खुदाई की जाए तो तपिश होती है, बाजू का ज़मीन ठंडी भी होती है, लेकिन इतनी तपिश नहीं होती कि वो लग रहा था वो पुतला जैसे आग से निकाला गया हो, इतना शदीद गर्म था। जब मैंने उसको पकड़ा हाथ में उठा के तो इतना गर्म था कि मैंने उसको छोड़ दिया, वो नीचे गिर गया। मैंने कहा यार इसको आग लगी हुई है क्या, तुमने आग लगाई इसको? कहते हैं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो हाथ में लगे। कहते हैं मैंने तो कहा इसमें तो आग लगी हुई है, मैंने इसको हाथ लगाया तो मेरे हाथ जल गए, मैंने इसलिए नीचे फेंक दिया, जाओ पानी लेके आओ। पानी का जग मंगवाया। कहते हैं मैंने उसके ऊपर पूरा पानी डाला तो उसके ऊपर से धुआं निकलना शुरू हो गया। इतना गर्म था, उसके अंदर से धुआं निकलना शुरू हो गया। धुएं से बहुत ज्यादा धुआं नहीं, लेकिन जिस तरह कोई तवे के ऊपर गर्म तवा हो, आग पे रखा हुआ हो कोई, और वो गर्म हो चुका हो, उसके ऊपर आप पानी डालें तो धुआं निकलता है, उस तरह धुआं निकला। जिस जगह पे वो तावीज़ था मैंने उस जगह को छोड़ दिया, बाकी सारी जगह को गीला किया। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो सारी सोयां निकालता गया और एक शापर में डालता गया ताकि ये यहाँ ना गिरें। कहते हैं मुझे डर नहीं लगता जिन भूत या तावीज़ात से या जादू से, मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मुझे इसलिए डर नहीं लगा। वो ज़ाहिर साहब कहते हैं मैंने सारी एक एक सुई जो थी निकाल ली और उसके नीचे एक तावीज़ जो निकला, उस तावीज़ को जब मैंने खोला तो अजीब व गरीब टेढ़ी मेढ़ी उसके अंदर लिखाई थी जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन 2-3 चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं जो मुझे क्लियर लगी हैं। आपका नाम लिखा था। उसने नादिया को बताया कि नादिया की माँ जो है उनको बताया कि आपका उसके अंदर क्लियर नाम लिखा हुआ था और उसके आगे लिखा हुआ था दिल बंद हो जाए मर हो जाए, दिल बंद हो जाए मर जाए, दिल में सुराख हो मौत वाक़े हो। और दिल का कुछ लिखा हुआ था, जैसे दिल के सुराख में हो जाए, दिल बंद हो जाए, मौत वाक़े हो जाए, मर जाए, इस तरह का था जो मुझे समझ आया। कोई दिल का मसला और दिल का इस तरह सारा था। तो वहीं पे मैंने जब ये सारा पढ़ा तो मैं हैरान रह गया कि ये तो आपके लिए किया गया था। तो तभी नादिया की वालिदा ने कहा हाँ मेरे दिल के साथ ये मसला हो चुका है, मुझे कोई भी बीमारी नहीं थी लेकिन अचानक से मेरा दिल का मसला हुआ था, मेरे 3 वॉल बंद हो गए थे और सुराख हो गया था दिल में। डॉक्टरों ने कहा था इसका 1% भी बचने का चांस नहीं है, लेकिन दुआएं थी मेरी बुज़ुर्गों की। किरदार भी इंसान का होता है जिस पे अल्लाह को रहमत होती है, उस किरदार पे ही अल्लाह की रहमत होती है कि ऐसा हुआ कि ना सिर्फ मैं बच गई, 1% चांस जो बचने का था, डॉक्टर कहते हैं ये मौजज़ा है कि वो बच गई, ना सिर्फ बच गई घर आ गई। लेकिन उसके बाद मैं आपको भी वाक़या सुनाती हूँ, मेरा एक हुआ था। तो घर वालों ने उनको इशारा किया कि रहने दें इस बात को, क्योंकि वो डर जाते, अभी तक उनके साथ कोई हुआ नहीं था और वो भी चुप हो गई। तो ज़ाहिर साहब ने कहा नहीं आप सुनाइए, मुझे इन तोहमात पे बातों पे कोई यकीन नहीं है, ना मैं डरता हूँ ना मैं वहम करने वाला हूँ। तो उन्होंने उनको वाक़या सुनाया कि इस तरह मैंने देखा था, इस तरह हार्डी बॉडी वाला जिसने ऊपर कुछ नहीं पहना था, नीचे शलवार जो उसने अंदर की हुई थी, इस तरह टुंगली थी, उसने मुझे कहा था बिल्कुल वही जुमले कहे थे जो आपने तावीज़ के बताए हैं कि दिल बंद हो, मौत वाक़े हो, सुराख हो। उसने कहा था कि तुम दिल की वजह से तो बच के आ गई हो, तुम्हें वहीं मर जाना चाहिए था, तुम दिल की वजह से तो बच के आ गई हो, लेकिन अब मेरे हाथ से नहीं बचोगी। तो इसका मतलब है वो जो तावीज़ था, उस तावीज़ की वजह से, वो जो मेरी बेटी ने मुझे बताया था बाद में, वो जो पुतला भी उसने देखा था, मैंने भी इतनी चीज़ें देखी, मेरे बच्चों ने भी देखी, गोश्त ख़राब होता था, कीड़े पड़ते रहे, बहुत सारे मामलात हुए, ऊपर इस तरह की चीज़ें देखी हमने सारी। वो काला जादू जो इस घर में किया गया था और उसको नीचे फर्श के नीचे दफन कर दिया गया था, उसकी वजह से वो सब कुछ हो रहा था। तभी वो जिन जो था, जो हाथ में छुरी लेके आया था, वो जिन बोला भी था कि तुम्हें दिल से मारने की कोशिश की है, तुम नहीं मरी, अब तुम्हें मैं छुरी से मारूंगा। इसका मतलब वो सब कुछ काले जादू की वजह से हो रहा था। तो आपने क्या किया उस पुतले का? उसने कहा मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे कुछ नहीं लगता। मैंने उस पुतले को उठा के बाहर फेंक दिया था। मुझे किसी मजदूर ने कहा सर इसको फेंकिए मत, इसको जला दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो मैंने उसको बाकायदा तौर पे जला दिया था, तावीज़ भी उसके साथ जला लिया था।
उन्होंने कहा मुझे कोई डर नहीं है, आपने बातें बताई हैं ठीक होंगी, लेकिन मैं इन चीज़ों पे यकीन नहीं करता, मैं नहीं मानता, बेफिक्र हो जाए। तो कहते हमने उनके घर खाना शाना खाया, बैठे रहे और उसके बाद फिर हम वहाँ से आ गए। अम्मी के साथ उस तरह के जो मामलात थे वो तो नहीं हुए, लेकिन अब ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही थी। पूरी फैमिली, जो पूरा घर, किराएदार की उन्होंने एक और बात भी बताई थी कि और किराएदार आए थे, वो मैं अगली पार्ट में शामिल कर दूंगा। एक और वो चले गए, एक और किराएदार भी आए थे, उनके साथ भी एक मसला हुआ था, वो मैं कल सुना दूंगा। ये पूरी फैमिली जिन्नात जादू के, उस काले जादू की वजह से फंसी रही, अजाब का शिकार रही। लेकिन जब इस घर को बेच दिया तो जिन्नात, जादू, तावीज़ात, जो स्पेशली काला जादू किया गया था, उसका तो सुकून आ गया थोड़ा सा। लेकिन अब ज़िंदगी में एक नया होने जा रहा था, ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने जा रही थी जो पहले से भी ज़्यादा तब्दील और खौफनाक था। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ पे भी जादू हुआ, वहाँ पे भी तावीज़ हुआ, लेकिन एक अनोखा काम हुआ, अनोखा तरीन काम। इस तरह की मैंने पहले भी कहानी सुनाई, ये सुनने वाली कहानी है, कमाल। तो इसको मैं अभी नहीं, अभी लंबी होगी ये कहानी, इसको मैं कल पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ। कल आप इसको इंशाल्लाह पार्ट 2 को सुनेंगे। यही वाली जो कहानी है, मैं राब्ता, मैंने उनको वॉइस मैसेज छोड़ दिया, कल मुझे वो मैसेज कर देंगी। तो क्या उनका नाम सही बताना है या उनका नाम फ़र्ज़ी, और मैं उनसे कह भी देता हूँ को अपना छोटा सा मैसेज कोई देना चाहे तो मैं एंड पे उनका मैसेज भी, आवाज़ भी, अगर उनकी इजाज़त होगी, वो चाहेंगी तो इस कहानी के पार्ट 2 में जो मैं कल आपको सुनाऊंगा, अभी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टेम्पो होता है, मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी पार्ट 2 अभी रिकॉर्ड कर लूँ और चलाऊँगा बाद में, नहीं, थक जाता हूँ मैं, घंटा ही बोल सकता है इंसान। कल ही रिकॉर्ड करूँगा और कल उनका नाम भी मुझे पता लग जाएगा, और अगर वो अपना वॉइस मैसेज भी भेजती हैं कि आप चला दें तो मैं वो भी आपको सुना दूँगा। तो ये थी आज की कहानी, आज का पार्ट 1। इसी का पार्ट 2, उनकी ज़िंदगी, नादिया की जब शादी हुई तो वहाँ ज़िंदगी ने क्या मोड़ लिया, उनकी वालिदा के साथ क्या हुआ, वालिद के साथ क्या हुआ, नादिया के साथ क्या हुआ। तो ये इंशाल्लाह कल आपको मैं पार्ट 2 में सुनाता हूँ। तो आप लोग भी अपनी मुझे कहानी भेजिए, और जिस तरह मैंने कहा है, आप कोई भी कहानी मुझे वॉइस मैसेज अगर भेजेंगे तो आप चाहते हैं कि एक आपका वॉइस मैसेज मैं प्रोग्राम में चलाऊं, चाहे वो आप ऑफ कैमरा स्टोरी के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी कहानी के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड का वॉइस मैसेज भेजिए और उसको इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम के एंड में चलाऊंगा। लेकिन आप लिख के भेजें या वॉइस मैसेज करें तो आखिरी लफ्ज़ आपका लाजमी होना चाहिए STORY, स्टोरी। ये जो आप वॉइस मैसेज भेजेंगे 10 से 30 सेकंड वाला, ये भी स्टोरी से पहले होना चाहिए, आखिरी लफ्ज़ होना चाहिए स्टोरी। तो इंशाल्लाह उसको मैं प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। मेरी बहन ने बड़ा गिला किया हुआ था, आपने मेरी स्टोरी भी नहीं सुनी, आपने मेरे बारे में बताया भी नहीं, उन्होंने मेरी पूरी फैमिली की डिटेल भी भेजी हुई है, तो मैं आपकी तस्वीरें कुछ नहीं खुल रही मेरी बहन, मैं अभी आपको मैसेज कर देता हूँ, वो आप सारी तस्वीरें भेजिए, मैं दोबारा से आपकी फैमिली के बारे में भी आपको पूरा बताता हूँ, आपके साथ क्या मसला रहा है जादू का, जिनात का, सारा तफसील से बताता हूँ, और इंशाल्लाह बाकी ये हिस्सा आपकी कहानी का कल मैं सुनाऊंगा। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। इस स्टोरी के पार्ट 2 के साथ कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।